तो हमें यहाँ पे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड का डिफरेंस बताना है। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज साइज का होता है, और जो न्यूक्लियोइड होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के मुकाबले छोटा साइज का होता है, स्मॉलर इन साइज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है उसमें यहाँ पे क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का एनवलप होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। जबकि जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे फ्रीली घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके थर्ड पॉइंट की। इसमें जो यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें हमारा जो क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। जबकि न्यूक्लियोइड में हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पे देखते हैं इसके फोर्थ पॉइंट में। इसमें जो हमारे यहाँ पे डीएनए का कंटेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जबकि जो यहाँ पे न्यूक्लियोइड का डीएनए होता है वो सिर्फ यहाँ पे सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके फिफ्थ पॉइंट में। तो इसमें यहाँ पे जो डीएनए होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएट होता है हिस्टोन से, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्रोमेटिन फॉर्म करता है। और हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे क्या करता है, डीएनए को बाइंड करके रखता है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स में शेप प्रोवाइड करता है और उसकी एक्टिविटी में हेल्प करता है। जबकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड होता है, इसमें जो यहाँ पे हिस्टोन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डीएनए बाइंड नहीं होता है। वो यहाँ पे क्या करता है, खुला घूमता है न्यूक्लियोइड में। होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनील्स के डिफरेंस की। तो जो हमारे यहाँ पे ऑर्गन्स होता है वो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनील्स होता है वो यहाँ पे मल्टी सेलुलर में भी होता है और यूनिसेलुलर में भी होता है। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होंगे उसमें सभी में ऑर्गेनील्स पाए जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड डिफरेंस की। इसका जो यहाँ पे साइज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज होता है और मैक्रोस्कोपिक होता है, मतलब इसको हम यहाँ पे नेकेड आई से देख सकते हैं। जबकि जो यहाँ पे ऑर्गेनील्स होता है वो काफी स्मॉल साइज का होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड डिफरेंस की। ऑर्गन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी के एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों में पाया जाता है। जबकि जो ऑर्गेनिल्स होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर इंटरनली होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके फोर्थ पॉइंट की। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं और सेल्स में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गेनिल्स बनते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑर्गेनिल्स की। तो जो यहाँ पे ऑर्गेनिल्स बनते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। मतलब पहले ऑर्गेनिल बनेगा, फिर ऑर्गेनिल से हमारे यहाँ पे सेल बनेगा, और ग्रुप ऑफ सेल से हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की। इसके जो यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरह का ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। जबकि यहाँ पे जो ऑर्गेन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का डिफरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो जो हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन होता है वो यहाँ पे किसी भी मीडियम से क्या हो सकता है, पास हो सकता है। जबकि जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड मीडियम से ही पास करेगा। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ लिक्विड होगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा। डिफ्यूजन में हमें यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स भी डिफ्यूज हो रहे हैं। जबकि ऑस्मोसिस में हमारे यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। ये यहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इससे और कोई सब्सटेंस से कोई मतलब नहीं है। जबकि ऑस्मोसिस में हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, और यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे डिफ्यूजन में कोई मतलब नहीं है, उसे यहाँ पे जिससे डिफ्यूज होना उसी से मतलब रखता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की। तो जो यहाँ पे डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में जो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाते बाय द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। तो जो हमारे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, रैपिड प्रोसेस होता है, मतलब काफी फास्ट प्रोसेस होता है। जबकि डिफ्यूजन में ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल्स मूव होते हैं वो यहाँ पे सेलुलर मेम्ब्रेन में होते हैं, और इसमें जो यहाँ पे मूवमेंट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। मतलब बिल्कुल अपोजिट है डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन में जो यहाँ पे मूवमेंट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड डिफरेंस की। इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। इसकी जो यहाँ पे मूवमेंट होती है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। जबकि डिफ्यूजन में यहाँ पे क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में वो मूव कर पाता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके फोर्थ पॉइंट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे प्रोटीन्स कैरियर की जरूरत पड़ती है टू मूव द मटेरियल्स, जबकि डिफ्यूजन में यहाँ पे प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी मूवमेंट के लिए।
अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फिफ्थ पॉइंट की। इसमें यहाँ पे एटीपी एनर्जी यूज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन में वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, जिसमें यहाँ पे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके सिक्स पॉइंट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये सिर्फ कुछ सेलेक्टिवली मटेरियल्स को ही ऊपर ले जाता है, जबकि डिफ्यूजन में वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों को यहाँ पे क्या कर सकता है, वो डिफ्यूज कर सकता है। बट वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो ट्रांसमिसिबल मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके 7 पॉइंट की। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे सेल के मटेरियल्स को यहाँ पे गैदर करके चलता है, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है। तो होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। डिफरेंसेस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो हमें यहाँ पे एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस के दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो जो हमारे यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होते हैं, वो यहाँ पे क्या करता है, फूड को इनटेक करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गए एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। जबकि फैगोसाइटोसिस में यहाँ पे क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स को इनटेक करता है, जैसे कि यहाँ पे सेल ईटिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड पॉइंट की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे एक तरह का पाउच क्रिएट करता है, जिससे वो मटेरियल्स को ले सके। फैगोसाइटोसिस में यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे सीडोपोडिया में हमारा फॉल्स फिट क्रिएट होता था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। ये हमारा यहाँ पे क्या एक तरह का न्यूट्रिटिव प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस से यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन मिल रही है। जबकि यहाँ पे क्या है, फैगोसाइटोसिस इसमें यहाँ पे न्यूट्रिटिव भी है एंड डिफेंसिव भी है, मतलब वो यहाँ पे न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। और डिफेंसिव यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी यहाँ पे क्या करता है, वो खा जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के वेसिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं, जबकि जो यहाँ पे फैगोसाइटोटिक के वेसिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, 1 to 2 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो फैगोसाइटोसिस के वेसिकल्स है वो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस से काफी बड़े हैं। तो होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये यहाँ पे काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो सेल वॉल होते हैं वो यहाँ पे कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही पाए जाते हैं। सेल वॉल हमारे यहाँ पे क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल में तो बाहर की तरफ होगा, प्लांट सेल में यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल के बाद आएगा हमारा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मोटा होता है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, लिविंग सेल होता है और ये यहाँ पे सेल वॉल से काफी पतला होता है। और जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब यहाँ पे क्या होगा, कठोर होगा, वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जबकि सेल वॉल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जनरली परमेबल होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल। कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे क्या होंगे, पास हो पाएंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 6 पॉइंट की। जो यहाँ पे सेल वॉल बना होता है वो यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। जबकि जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स मतलब यहाँ पे फैट्स कह सकते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी के कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अब देखते हैं इसके लास्ट पॉइंट की। जो सेल वॉल का मेजर फंक्शन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बाहर के इन्वायरमेंट से। ये प्लांट में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर पाता, इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे सेल वॉल बनाया गया है। जबकि जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका काम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको यहाँ पे क्या करना होता है, होल्ड करके रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, इनको यहाँ पे इन और आउट करने में हेल्प करना होता है। तो होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। तो अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे यहाँ पे पूरा तरीके का यूकैरियोटिक को दर्शाता है और इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स एंड इन्फॉर्मेशन होते हैं। जबकि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का एक पार्ट है, मतलब कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड डिफरेंस की। ये हमारे यहाँ पे दो मेम्ब्रेन से ढका होता है और वो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन कौन कौन से, एक तो हमारे यहाँ पे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और एक हमारे यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। जबकि जो यहाँ पे न्यूक्लियोलस है ये यहाँ पे किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहते, ये हमारा खुला घूमता रहता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। ये यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और इसमें हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जबकि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है वो यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि राइबोसोमल में जो सब यूनिट होती है वो यहाँ पे दो सब यूनिट होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, और उसमें हमारे यहाँ पे क्या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिससे कि वो यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। तो होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंसेस इन
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में RER बोलते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों के बीच में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो जो हमारे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर नहीं होता है, जो कि हमारे यहाँ पे एक तरह की चपटी थैली होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं एंड ट्यूबुल्स होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे वेसिकल्स होता है वो यहाँ पे लिक्विड ट्रांसपोर्ट करता है अंदर और बाहर, और यहाँ पे ट्यूबुल मतलब क्या होता है, हमारी जो छोटी छोटी नलियाँ होती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड डिफरेंस की। सेकंड डिफरेंस में यहाँ पे बोला गया है जो राइबोसोम अटैच होता है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होता ही नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। इसका यहाँ पे जो स्पेशल काम होता है वो यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, और जबकि इसका जो स्पेशलाइज काम होता है वो यहाँ पे लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करना। लिपिड्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फैट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। तो ये जो हमारे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे यहाँ पे पैनक्रिएटिक सेल्स में भरपूर मात्रा में होता है, और वो यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडीज तैयार करता है। जबकि जो हमारे यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लीवर एंड टेस्टिकुलर सेल्स में होता है, और वो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। तो होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ल्यूकोप्लास्ट की। तो जो हमारे यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस होता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारे यहाँ पे ब्राउनिश टू रेडिश, इन दोनों के बीच में कोई सा भी कलर हो सकता है। इसकी यहाँ पे क्या है, एक रेंज है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड डिफरेंस की। तो जो हमारे यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है उसकी जो यहाँ पे शेप होती है वो यहाँ पे क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जबकि क्रोमोप्लास्ट के यहाँ पे कोई शेप नहीं होती, वो यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड डिफरेंस की। तो जो हमारे यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे एक तरह का कवर सेल होता है। तो जो हमारे यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे कवर भी होता है और अनकवर भी होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपोज एंड अनएक्सपोज सेल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ डिफरेंस की। तो जो हमारे यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे अदर टाइप्स के प्लास्टिड्स में क्या होता है, चेंज हो सकता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे दूसरे टाइप के प्लास्टिड्स में चेंज नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके फिफ्थ पॉइंट की। इसका जो यहाँ पे फंक्शन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फूड के स्टोरेज में हिस्सा लेना। जो हमारे यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे क्या करता है, ऑर्गन्स में कलर प्रोवाइड करता है, और वो यहाँ पे पॉलिनेटर्स एंड डिसेमिनेटर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पॉलिनेटर्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो यहाँ पे मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे फीमेल पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। डिसेमिनेटर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से स्प्रेड करना। तो होप आपको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉन ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स यहाँ पे क्या होते हैं, जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं एंड कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स होता है वो यहाँ पे येलो, ऑरेंज और रेड कलर के हो सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट में पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स करते हैं, और ये हमारे यहाँ पे एक तरह के सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट में। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे क्लोरोफिल है वो अब्सेंट होता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स है वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो प्लांट पे पिगमेंट्स पहुंचाता है, कलर पहुंचाता है। तो थर्ड पॉइंट में जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है उसमें लैमिले प्रेजेंट होता है और क्रोमोप्लास्ट में अब्सेंट होता है। तो लैमिले होता क्या है, लैमिले यहाँ पे क्या होती है, एक तरह की थिन लेयर मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करता है। तो क्लोरोप्लास्ट में तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इंक्रीज होगी, जबकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फोर्थ पॉइंट की। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होते हैं वही हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया क्लोरोप्लास्ट आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गन्स में कलर ऐड करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, ऑर्गन्स में कलर, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर्स हो गए एंड फ्रूट्स हो गए, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल कर पाए। तो पॉलिनेशन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में जाते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और फ्रूट डिस्पर्सल यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो काफी दूर दूर जाके गिरते हैं, तो उसको यहाँ पे फ्रूट डिस्पर्सल बोलते हैं। तो होप आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे यहाँ पे किस में पाया जाता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और जो यहाँ पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इनको यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट पसंद होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, ये विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह पाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जिससे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस होता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो यहाँ पे शेप होती है वो यहाँ पे क्या होती है, रॉड लाइक शेप होती है, जिसको हम यहाँ पे सॉसेज शेप भी बोलते हैं। जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है वो यहाँ पे डिस्क के तरिए होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके फोर्थ पॉइंट की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो अंदर की साइड क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका काम यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटी को बढ़ाना टू सिंथेसिस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्लोरोप्लास्ट पे। तो इसका जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट होता है, मतलब चपटी थैली के तरिए होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैमेले बोलते हैं। लैमेले हमारे यहाँ पे क्या होती है, एक तरह की थिन लेयर मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फिफ्थ पॉइंट की। ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। जो यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, जिसको हम यहाँ पे सोलर एनर्जी बोलते हैं, उसको यहाँ पे क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सिक्स्थ पॉइंट की। ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड को बनाता है, सिंथेसाइज करता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके लास्ट पॉइंट की। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। जबकि जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बट रात में जो हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, उस समय वो यहाँ पे क्या करता है, ह्यूमन के तरीके ही काम करता है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को रिलीज करेगा। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो होप आपको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमें यहाँ पे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे कुछ डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो जो हमारे यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है, जबकि जो हमारे यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की। इसके यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो यहाँ पे कौन परफॉर्म करता है, सिंगल सेल परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे बहुत तरह के सेल्स होते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। तो यहाँ पे लेबर का डिवीजन नहीं होता, सिंगल सेल ही यहाँ पे क्या करेगी, पूरी लाइफ तक एक्टिविटीज करेगी। जबकि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे अलग अलग सेल्स यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। जो हमारे यहाँ पे सिंगल सेल होता है उसकी जो यहाँ पे लाइफ होती है वो काफी छोटी होती है, शॉर्ट होती है, जबकि जो हमारे यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होने की वजह से इसकी जो यहाँ पे लाइफ होती है वो यहाँ पे क्या होती है, लंबी होती है, ज्यादा दिनों तक चलती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, कि मल्टी सेलुलर में हमारे यहाँ पे डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, और भी हमारे यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो होप आपको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।